हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नाव रेलवे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित प्रत्येक विभाग का प्रश्न पत्र अपलोड किया जाता है, एलडीसी और जीडीसी के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप एक रेलवे एम्प्लॉय हैं तो यह चैनल आपको प्रमोशन रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों, आज का प्रश्न पत्र ईस्ट कोस्ट रेलवे यानी पूर्व तट रेलवे में खुर्दा रोड डिवीजन में हुए जेई वर्क्स डिपार्टमेंट में 15% जो कोटा का जो जेई एग्ज़ाम हुआ था, यही जिसको आईडब्ल्यू भी बोला जाता है, उसका प्रश्न पत्र दोस्तों आज हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों आइए देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, अग्रेसित शब्द का अंग्रेजी अनुवाद करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्डेड। प्रश्न संख्या 2, रिकमेंडेड शब्द का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुशंसित। प्रश्न संख्या 3, सेंसर्ड शब्द का हिंदी में अनुवाद करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृत। प्रश्न संख्या 4, अनुमोदित शब्द का अंग्रेजी अनुवाद करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अप्रूव्ड। प्रश्न संख्या 5, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर को। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य पर राजभाषा नियम लागू नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु पर। प्रश्न संख्या 7, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीजी केर। प्रश्न संख्या 8, प्राग परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण होने पर मिलने वाली पुरस्कार की राशि क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2400 रुपया। प्रश्न संख्या 9, भारत संघ की राजभाषा क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हिंदी लिपि में देवनागरी। प्रश्न संख्या 10, खोरधारोर मंडल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गौ क्षेत्र। प्रश्न संख्या 11, बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण जिन्हें हटाने के लिए पीपीई अधिनियम के तहत कार्रवाई की आवश्यकता होती किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैटेगरी ए यानी श्रेणी ए के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 12, सहायक अभियंता द्वारा रेलवे को प्रभावित करने वाले कार्यों, रेलवे को प्रभावित करने वाले टैंकों का निरीक्षण सिविल अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करेगा। सभी RAW RAT का प्रत्येक वर्ष डैश निरीक्षण किया जाएगा ताकि आसपास की पटरियों और संरचनाओं को किसी भी खतरे से बचने के लिए उनको सुरक्षित रखरखाव की व्यवस्था होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मानसून से पहले निरीक्षण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13, सेक्शन इंजीनियर को सभी भवनों, जल आपूर्ति प्रतिष्ठानों आदि का निरीक्षण डैश में एक बार करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 12 महीने में एक बार। प्रश्न संख्या 14, वरिष्ठ खंड अभियंता कार्य सभी स्टेशनों, भवनों और अन्य महत्वपूर्ण भवनों में डैश पुस्तकों का रखरखाव करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छोटी मरम्मत पुस्तकों का रखरखाव करेगा। प्रश्न संख्या 15, वेतन वृद्धि और पदोन्नति डैश में नोट की जानी चाहिए जो एडीएन द्वारा विधिवत सत्यापित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सर्विस बुक में। प्रश्न संख्या 16, डैश एवं न्यूनतम ऊंचाई के लिए वाटर प्रूफिंग सिस्टम को छत से पैरापेट दीवार तक डैश मिलीमीटर तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 150 मीटर। प्रश्न संख्या 17, IRWM के अनुसार आवासीय भवनों में आंतरिक रंगाई पुताई की आवधिकता डैश वर्ष में एक बार होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष में एक बार। प्रश्न संख्या 18,
डैश जारी करने से पहले प्रत्येक रिक्त मास्टर सीट को डैश द्वारा शीर्ष पर हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एरियन या AXEN। प्रश्न संख्या 19, इमारतों के इष्टतम अभिविन्यास यानी उचित ओरिएंटेशन के लिए किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी प्राकृतिक प्रकाश और तापमान, हवाओं की दिशा और सापेक्षिक आर्द्रता और आसपास का दृश्य और विशेषताएं। प्रश्न संख्या 20, ठंडे जलवायु क्षेत्रों में जहां बर्फबारी होती है सामान्यतः प्रदान की जाने वाली छत का प्रकार क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ढलान। प्रश्न संख्या 21, स्टाफ क्वार्टरों में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी सुविधा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि किचन, इंडिविजुअल बाथरूम और उचित वेंटिलेशन। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा क्वार्टरों पर निवास करने वाले कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि क्वार्टरों और आंगनों को साफ रखना चाहिए, कार्य विद्युत केवल रसोई में खाना पकाना चाहिए, कार्य विद्युत और दूरसंचार कर्मचारियों क्वार्टरों को खाली करने की सूचना देनी चाहिए। प्रश्न संख्या 23, प्रदूषण से बचाने के लिए कम से कम डैश मीटर के दायरे के लिए एक कुएं के चारों ओर जमीन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 50 मीटर के दायरे में। प्रश्न संख्या 24, रेलवे में संपदा अधिकारी कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सीनियर DN यानी वरिष्ठ मंडल अभियंता। प्रश्न संख्या 25, कम महत्व वाले और वेस्ट साइड स्टेशनों पर जहां स्वच्छता समितियां मौजूद नहीं हैं, मुख्य रूप से स्टेशन यार्ड, स्टाफ कॉलोनी आदि में स्वच्छता की स्थिति बनाए रखने के लिए डैश जिम्मेदार होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टेशन मास्टर। प्रश्न संख्या 26, स्टेशनों के वर्गीकरण की समीक्षा प्रत्येक डैश वर्षों में एक बार की जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष में। प्रश्न संख्या 27, सभी उपनगरीय स्टेशनों को के डैश ग्रुप में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SG। प्रश्न संख्या 28, सेवानिवृत्ति पर छुट्टी नकदीकरण की अधिकतम दिन क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 300 दिन। प्रश्न संख्या 29, डैश जारी करके छोटी शासित की जा सकती है। तो SF11 करके छोटी शासित यानी माइनर पेनल्टी आपको दी जा सकती है। प्रश्न संख्या 30, निलंबन के लिए मानक पत्रक क्या है। तो निलंबन के लिए मानक पत्रक दोस्तों SF1 है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 31, NIP का पूरा रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोटिस फॉर इम्पोजिशन ऑफ पनिशमेंट। प्रश्न संख्या 32, अधिवर्षिता पेंशन के लिए न्यूनतम आहरक सेवा कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। प्रश्न संख्या 33, अस्थायी और अस्थायी रेल सेवक एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिनों की LLP पाने के लिए हकदार है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 34, सुविधा पास की अधिकतम वैधता डैश माह है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 5 महीने। प्रश्न संख्या 35, नई पेंशन योजना के लिए वेतन का डैश प्रतिशत अंशदान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वेतन का 10%। प्रश्न संख्या 36, डैश कर्मचारी कितनी अवधि तक पुलिस हिरासत में रहने पर उसे निलंबित माना जाने के लिए पर्याप्त है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 48 घंटे या उससे अधिक। प्रश्न संख्या 37, मातृत्व प्रसूति अवकाश की अधिकतम सीमा कितने दिन की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 180 दिन। प्रश्न संख्या 38, बच्चे के जन्म की तारीख से 10 महीने तक पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने तक। प्रश्न संख्या 39, एक रेलवे कर्मचारी को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरण पर समान किराए के भुगतान पर अधिकतम डैश महीने के लिए क्वार्टर को रखने की अनुमति दी जा सकती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2 महीने के लिए। प्रश्न संख्या 40, 1968 रेलवे कर्मचारी DN नियम 1968 के तहत सबसे कम जुर्माना क्या है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी निंदा। प्रश्न संख्या 41, IRWM का पूरा नाम क्या है, यानी पूरा फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंडियन रेलवे वर्क मैनुअल। प्रश्न संख्या 42, कार्य आदेश यानी वर्क ऑर्डर का अधिकतम मूल्य 1.5 लाख है जो क्षेत्रीय अनुबंधों में जारी किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 5। प्रश्न संख्या 43, परिभाषित अवधि के लिए पदोन्नति रोकना किस श्रेणी में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी छोटी शास्त्री और मेजर पेनल्टी या बड़ी शास्त्री दोनों। प्रश्न संख्या 44, 1800 या उससे कम ग्रेड पे वेतन वाले कर्मचारी किस प्रकार के क्वार्टरों के लिए हकदार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टाइप 1। प्रश्न संख्या 45, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में पीजी का रूप क्या होता है, यानी पीजी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों परफॉर्मेंस गारंटी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में ईएमडी का पूरा रूप क्या होता है। तो ईएमडी का फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों अर्न्ड मनी डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47, टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में एसडी का पूरा रूप क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटी डिपॉजिट। प्रश्न संख्या 48, किसी भी वस्तु की सप्लाई में एरियन का टेस्ट चेक डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 100%। प्रश्न संख्या 49, लंबे मार्ग पर सुविधा पास जारी किया जा सकता है यदि रेलवे सेवक द्वारा चुना गया लंबा मार्ग सबसे छोटे मार्ग से दूरी के डैश से अधिक नहीं है। तो 15% से अधिक नहीं है। प्रश्न संख्या 50, लंबे मार्ग के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है यदि गंतव्य के लिए लंबा मार्ग सीधे मार्ग की तुलना में तेज है, भले ही इससे शामिल दूरी कुछ भी हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 51, यदि एक ठेकेदार आपूर्तिकर्ता को 18% की दर से जीएसटी के साथ 1000 रुपये के सकल बिल का भुगतान किया है तो नेट बिल और जीएसटी का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 847.46 और 152.54। प्रश्न संख्या 52, किसी भी निविदा अनुबंध के लिए गतिविधियों का क्रम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आकलन की स्वीकृति, उसके बाद निविदा को बुलाया जाता है, उसके बाद निविदा स्वीकृत किया जाता है, उसके बाद एग्रीमेंट किया जाता है। प्रश्न संख्या 53, 4.5% की साधारण ब्याज से 450 रुपये की राशि को 81 रुपये ब्याज के रूप में अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष। प्रश्न संख्या 54, रेलवे कर्मचारी को दिए जाने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3%। प्रश्न संख्या 55, इनमें से कौन सी मनी वैल्यू बुक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों, यानी कि पे ऑर्डर और एमबी दोनों। प्रश्न संख्या 56, वरिष्ठ पर्यवेक्षक यानी कार्यालय कर्मचारी को छोड़कर अपने नियंत्रण में कर्मचारियों के लिए डैश दिनों तक छुट्टी मंजूर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15 दिनों के लिए। प्रश्न संख्या 57, अवकाश नकदीकरण का लाभ उठाने के लिए नकदीकरण की अवधि के साथ साथ ली गई छुट्टी को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी के क्रेडिट के लिए एलपी के कम से कम डैश दिन की छुट्टी शेष उपलब्ध होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 दिन। प्रश्न संख्या 58, एलएपी के नकदीकरण की अनुमति एक बार में अधिकतम 10 दिनों तक है। पूरे करियर के दौरान इस प्रकार भुनाई गई कुल छुट्टी मिलाकर कितनों दिनों से अधिक नहीं होगी। तो ये 60 दिन से अधिक नहीं होगी, यानी 6 बार लिया जाता है। प्रश्न संख्या 59, प्रिविलेज पास और पीटीओ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस माध्यम से दिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए HRMS के माध्यम से। प्रश्न संख्या 60, HEOER को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 4 श्रेणियों में। प्रश्न संख्या 61,
भूमि सीमा सत्यापन प्रमाण पत्र किसके द्वारा प्रथमानुभाव किया जाना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन इंजीनियर यानी PWA वर्क्स। प्रश्न संख्या 62, स्टेशनों के बीच और कम महत्व वाले स्टेशनों पर रेलवे भूमि सीमाओं का निरीक्षण और रखरखाव डैश करेगा। महत्वपूर्ण स्टेशन और स्टाफ कॉलोनियों में भूमि सीमाओं का निरीक्षण और रखरखाव कौन करेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, PWA यानी सेक्शन इंजीनियर वरिष्ठ खंड अभियंता और सेक्शन इंजीनियर वरिष्ठ खंड अभियंता कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 63, BG के लिए उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई रेल स्तर से 10 मिलीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 760 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 64, एक तरफ वाले प्लेटफॉर्म के लिए प्लेटफॉर्म का कोपिंग से बर्म के किनारे तक का डैश ढलान होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 60 में 1। प्रश्न संख्या 65, प्रिंसिपल सेकेंडरी स्टेशन के नाम बोर्ड की रंग योजना क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ट्रैफिक पीले बैकग्राउंड पर काले अक्षर। प्रश्न संख्या 66, प्लेटफॉर्म के किनारे से 10 मीटर तक एक सीमांकन रेखा खींची होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.8 मीटर। प्रश्न संख्या 67, प्लेटफॉर्म नंबर बोर्ड का आकार डैश होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 600 मिलीमीटर वर्ग पर 300 मिलीमीटर अक्षर। प्रश्न संख्या 68, स्टेशन के नाम बोर्ड पर किस क्रम में स्टेशन के नाम लिखे गए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय में पहले लिखा जाता है, उसके बाद हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 69, आवासीय घरों के लिए पानी की प्रति व्यक्ति मांग रेलवे में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 10 लीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 200 प्रति व्यक्ति लीटर। प्रश्न संख्या 70, जल आपूर्ति योजना में फिटकरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फ्लोकूलेंट के रूप में। प्रश्न संख्या 71, भारतीय रेलवे द्वारा निर्धारित पेयजल की गुणवत्ता के मानक के संबंध में कुल घुलित ठोस पदार्थों की आवश्यकता सीमा 1.5 mg लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 500 mg पर लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 72, दुनिया भर में पीने के पानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे आदर्श कीटनाशक डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन। प्रश्न संख्या 73, पीने के पानी का कीटाणु शोधन डैश दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु। प्रश्न संख्या 74, सबसे दूर के छोर पर उपलब्ध न्यूनतम अपशिष्ट क्लोरीन 10 मिलीग्राम लीटर होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.2। प्रश्न संख्या 75, सामान्य जल स्तर वह स्तर है जिस पर पानी एक कुएं में होता है जिसे 10 घंटे से पंप नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे से पंप नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 76, आमतौर पर आपूर्ति किए गए पानी का 10% सीवर तक पहुंचने के लिए माना जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 80%। प्रश्न संख्या 77, सेप्टिक टैंक की सफाई का अंतराल सामान्य रूप से 10 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 महीने से अधिक। प्रश्न संख्या 78, रेलवे द्वारा धारित भूमि का स्वामित्व डैश में निहित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। प्रश्न संख्या 79, बाउंड्री वॉल यानी चार दीवारी डैश से बचाव के लिए एक परिचालन आवश्यकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि अतिचार, ट्रेनों द्वारा मनुष्यों को कुचलना और रेल पटरियों का उपयोग आसान बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 80, भूमि अधिग्रहण अधिनियम किस वर्ष का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1894 ईस्वी का। प्रश्न संख्या 81, मानक ड्राइंग का उल्लंघन डैश इंजीनियर की विशिष्ट अनुमति के बिना नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चीफ इंजीनियर। प्रश्न संख्या 82, मौजूद योजना ड्राइंग में जोड़ना और परिवर्तन डैश रंग में दिखाया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग में। प्रश्न संख्या 83, एक ड्राइंग में शीर्षक ब्लॉक को डैश कोने में पर रखा जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बॉटम राइट यानी नीचे दाएं। प्रश्न संख्या 84,
जिन कार्यों को विघटित किया जाना है उन्हें ड्राइंग में डैश में दिखाया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पतली बिंदीदार रेखा में। प्रश्न संख्या 85, डीबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टेड बिल्डिंग मेंटेनेंस। प्रश्न संख्या 86, चिनाई की दीवारों में विस्तार जोड़ों को डैश मीटर से अधिक दीवार की लंबाई में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 40 मीटर। प्रश्न संख्या 87, भरण के दबाव का विरोध करने के लिए बनाई गई दीवार को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिटेनिंग वॉल। प्रश्न संख्या 88, सीढ़ियों के कदम की एक श्रृंखला के अंत में प्लेटफॉर्म को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लैंडिंग। प्रश्न संख्या 89, 4 से 6 मिलीमीटर संगमरमर के चिप्स के साथ निर्मित फर्श को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टेराजो फर्श कहा जाता है। प्रश्न संख्या 90, पिघले हुए लावा से बनने वाली चट्टान को डैश कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टान। प्रश्न संख्या 91, मॉड्यूलर ईंटों का मानक आकार डैश सेंटीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 19x9x9। प्रश्न संख्या 92, आईएस विनिर्देशों के अनुसार साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग समय डैश मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 30 मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 93, भंडारण के कारण सीमेंट की ताकत क्या होती है? तो ये घट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 94, 7 दिनों और 28 दिनों में सीमेंट कंक्रीट की ताकत के बीच अनुमानित अनुपात कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2/3। प्रश्न संख्या 95, सीमेंट के एक बैग का आयतन डैश घन मीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0.00035%। प्रश्न संख्या 96, टेस्ट कंक्रीट की कार्यशीलता और स्थिरता को डैश परीक्षण द्वारा मापा जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्लंप परीक्षण के द्वारा। प्रश्न संख्या 97, स्लंप टेस्ट के धातु मोल्ड की ऊंचाई डैश सेंटीमीटर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 98, गाद सिल्ट को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बारीक दाने वाली मिट्टी। प्रश्न संख्या 99, उपलब्ध खराब मिट्टी की सुरक्षित वहन क्षमता में सुधार करने के लिए निम्नलिखित विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इनमें से सही, यानी रेत की पाइल्स प्रदान करके, नींव की गहराई बढ़ा के, या दानेदार सामग्री जैसे रेत, बजरी और चीनो पत्थर को चूरे को मिलाकर। प्रश्न संख्या 100, मोटे दाने वाली मिट्टी को सबसे अच्छी तरह से एक डैश द्वारा संकुचित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वाइब्रेटरी रोलर के द्वारा। प्रश्न संख्या 101, अधिकतम शुष्क घनत्व जिस पर किसी भी मिट्टी का संकुचित किया जा सकता है इस पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नमी की मात्रा और संघनन ऊर्जा की मात्रा दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 102, लेवल क्रॉसिंग पर मानक स्पीड ब्रेकर की ऊंचाई कितनी होती है? तो यह हो जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.25 यानी 125 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 103, अर्थवक्र का संघनन डैश पर किया जाना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इष्टतम नमी की मात्रा पर। प्रश्न संख्या 104, निकटवर्ती ट्रैक के मध्य से प्लेटफॉर्म कोपिंग की न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश मिनट में कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1670 मिलीमीटर। प्रश्न संख्या 105, सीआरएस से महाप्रबंधक की अनुमति या रेलवे बोर्ड से विशेष अनुमोदन के बिना बीजी स्टेशन यार्ड में अनुमत सबसे तीव्र ढाल डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 400 में से 1। प्रश्न संख्या 106, FE 510 स्टील में 510 NMM स्क्वायर डैश इंगित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्रश्न संख्या 107, कंक्रीट में एयर मिक्सचर किस उद्देश्य के लिए मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी गैर सुकन्य योग्य संपत्ति प्रदान करना, कार्यशीलता में सुधार करना,
सेटिंग समय बनाने के लिए। प्रश्न संख्या 108, रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण, संरक्षण और रखरखाव डैश विभाग का जिम्मेदारी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। प्रश्न संख्या 109, रेलवे स्टेशनों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एनुअल पैसेंजर अर्निंग यानी वार्षिक यात्री आय पर। और आज का अंतिम प्रश्न दोस्तों, रेलवे ट्रैक में इस्तेमाल किए जा रहे कंक्रीट स्लीपर किससे बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण तनावग्रस्त प्री क्रस्टेड कंक्रीट के द्वारा। तो दोस्तों ये थे जेई वर्क्स खुर्दा रोड डिवीज़न में हुए 22/8/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।